नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है संधि प्रकरण, और संधि प्रकरण में भी स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि प्रकरण का ये भाग 2 है, यानी कि हम स्वर संधि का एक भाग कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था संधि कहते किसे हैं, अर्थात संधि है क्या, अक्षरों का मेल जिसमें कुछ परिवर्तन आए वही संधि है, संयोग बिल्कुल नहीं। संयोग और संधि में अंतर भी हमने वहाँ जाना था। हमने वहाँ संधि के 3 भेद किए थे, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। यानी कि उससे अगला भाग आज हमारा शुरू होता है यण संधि। तो आज हम आरंभ करेंगे यण संधि। देखिए, यण संधि को करने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि यण क्या है। देखिए, आप बोलते हैं कि यण संधि, तो यण यानी क्या? ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार प्रत्ययहार है यण, और यण का मतलब आप सीधा सीधा बस इतना जान लीजिए, य व र ल, यही यण है। तो अगर अब हम बात करें यण संधि की, ये य व र ल जहाँ होते हैं वहीं यण संधि है। तो ये होंगे किस स्थिति में? देखिए, यहाँ मैंने कुछ नियम भी लिखे हैं, जिसमें ये जो पहला नियम है इसे हम देखते हैं। ये पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है अगर ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर, यहाँ भिन्न स्वर से हमारा क्या मतलब है? भिन्न स्वर से मतलब है असमान, यानी कि जो अगर सामने ई होगा तो एक जैसे स्वर आमने सामने, तो सीधी सी बात है दीर्घ आदेश हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और वो दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन ई के बाद अगर कोई अलग स्वर आ जाता है, ई से अलग, अलग से मेरा मतलब है ई से अलग, जैसे उ, री, आ, इस तरह का कोई भी अगर स्वर आ जाता है तो ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? य, ई को हो जाता है य। इसे हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, यानी कि इस नियम को सिद्ध करना भी ज़रूरी है कि ये कैसे सिद्ध होता है। अब उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, यहाँ अंत में यहाँ है शब्द यदि जमा अहम, यदि जमा अहम। यदि मैं बात करूं यदि के अंत में कौन सा स्वर है, इस पर भी हमने पहले चर्चा की थी कि यदि लास्ट में, अंत में किसकी साउंड आ रही है? अंत में साउंड आ रही है ई की, द की नहीं, यदि। तो यहाँ अंत में है ई और सामने है अ, यानी कि ई से अलग स्वर उसके सामने आ गया। अब ई से अलग स्वर सामने आते ही इस ई को हम क्या करेंगे? य। तो हमने ई को कर दिया य, और ये अ एज इट इज़ है, इसे हमें छेड़ना नहीं है। तो ये जो अ है वो इसमें मिल जाएगा, तो ये जो य है वो हो जाएगा पूरा। ये अब देख लेते हैं एक बार, य को हमने छेड़ा नहीं है, बनेगा क्या वो हम देख रहे हैं। य को हमने छेड़ा नहीं है, ये द, फिर ये य, ये द, ये य, और ये पीछे वाले हम को भी हमें छेड़ना नहीं है। ये बन जाएगा यद्यहम। मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिर से एक और उदाहरण हम कर लेते हैं और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ शब्द है जननी। अब अंत में क्या है? फिर से अंत में क्या है? ई। और ई के बाद क्या आया है? ई के बाद भिन्न स्वर, यानी कि है आ। भिन्न स्वर से हमारा मतलब बस ई नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो भिन्न स्वर आ गया तो ई के स्थान पर भी क्या आदेश होगा? देखो, ई छोटी हो या बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही ई के स्थान पर आदेश होगा य। और क्योंकि यहाँ जो है वो आ है तो आ को हम मिलाएंगे तो बनेगा या। तो ये हमारा बन गया ज न, और इस न में से क्या चला गया है? इस न में से ई चली गई है, ये ज न, और ये न आधा, क्योंकि इसमें से ई चली गई है। फिर उसके बाद ई को क्या बन गया है? य, आ जुड़ गया, आ ग ता, ये बन गया जनन्यागता। ठीक है, चलिए, अब ये हमारा पहला नियम मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पर है उ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर यानी कि असमान स्वर, अलग स्वर आए तो उ के स्थान पर आदेश हो जाता है व।
ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? व। इसे भी हम जरा इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर है खलु जमा अयम, खलु जमा अयम, तो यहाँ खलु, खलु ऊ, देखिए आपके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बताते हैं कि अंत में कौन सा स्वर है, खलु ऊ। तो यहाँ पर अंत में है ऊ के बाद आया अ। अब ऊ के बाद अ यानी कि असमान स्वर, ऊ जैसा नहीं है, ऊ से अलग स्वर। ऊ से अलग स्वर आते ही हमने ऊ को कर दिया व, और क्योंकि यहाँ अ है तो ये व हो गया पूरा, तो ये बन गया व। अब इसे देख लेते हैं हम, खल वयम। इसे जब हम बनाएंगे तो देखिए बेटा, ख को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, ख पूरा का पूरा है। ल आधा रह गया है क्योंकि इसमें से व चला गया है और ऊ चला गया है, तो ऊ को क्या किया हमने, व में मिलाया ये वाला अ, ये पूरा हो गया, खल व यम। बाकी को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, ये तो ये हमारा बन गया खल व यम। अब अगले पर आते हैं। अब अगर उकार बड़ा भी हो तो भी स्थिति यही रहेगी, साधु जमा अपि साधु, तो ये यहाँ पर ऊ है हमारा बड़ा, और इसके बाद जो आया है वो है अ, तो ऊ के स्थान पर क्या आदेश होगा, व। आधा था लेकिन ये अ मिलने के कारण पूरा हो गया वपी, लेकिन ध आधा रह गया क्योंकि ध में से हमने क्या निकाल लिया है, ये जो ऊ है ये हमने ध में से निकाल लिया है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, सा ध आधा है, ऊ को हो गया व, और इसमें मिल गया अ यानी कि व पूरा, और अब साध्वपी, ये बन जाएगा आपका साध्वपी। अब यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे पहला शब्द है पितृजमा आदेश, पितृजमा आदेश, तो यहाँ अंत में है री, अंत में है री। कौन सी री, यानी कि ये हमारा तीसरा नियम है, दूसरा हमारा क्लियर हो चुका है। पितृ, री के बाद अगर कोई भी अलग स्वर आए तो री को हो जाता है र, री को हो जाता है र, और ऐसे ही री के बाद अगर कोई और स्वर आए तो री को हो जाता है ल। और पहले चलिए री का देख लेते हैं हम। यहाँ है पितृजमा आदेश, तो यहाँ पर देखिए बेटा, पितृ, पितृ के अंत में है री के बाद आया आ। अब इसे एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। कैसे, हमारे पास पी, इसे हमें छेड़ना नहीं है, त में से री चला गया तो मतलब त आधा हो गया, री को हो गया र, और पीछे है आदेश। अब इसे आपको सिर्फ जोड़कर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए त र, क्या अक्षर बनेगा, त र को जब हम जोड़ते हैं तो बनता है त्र, तो यानी कि यहाँ बनेगा पी त्र, ये दोनों अक्षर आधे हैं, इसमें आ मिला देंगे, पित्रा देश, ये आपका बन जाएगा पित्रादेश। क्या बन जाएगा, पित्रादेश। तो ये तो आधा रह गया था क्योंकि री निकाल ली थी, री को हमने कर दिया था र, और पीछे आदेश यूं का यूं है, तो त र को मिलाया त्र बना, और उसमें आ जोड़ दिया तो त्रा बना, तो ये बन गया हमारा पित्रादेश। बिल्कुल ठीक इसी तरह से बनेगा मात्राज्ञा, यानी कि मातृजमा आज्ञा, री को हो गया र, त र बन गया त्र, आ जुड़ गया और ये बन गया मात्राज्ञा। अब बात करते हैं री जमा आकृति, री जमा आकृति, तो री को क्या होता है अगर भिन्न स्वर सामने हो, री के सामने भी देखिए भिन्न स्वर आ गया है। और बेटा यहाँ जो ध्यान देने की बात है, आप कहेंगे कि यहाँ ल के पैर में री है, नहीं, संस्कृत साहित्य में री को भी स्वर के रूप में माना गया है, तो ये स्वर है री जमा आकृति, तो री के स्थान पर आदेश हो जाएगा ल, और देखिए री के स्थान पर जो आदेश हुआ है ल, वो आधा था तो उसमें आ जोड़ देंगे लाकृति, और जो लाकृति है उसका अर्थ होता है, देखिए ये संस्कृत साहित्य में प्रयोग होता है खूब, लेकिन जो हमारे 12th तक के बच्चे हैं इनके पास बहुत ज़्यादा ऐसे प्रयोग नहीं आते हैं, इसलिए ज़्यादातर इसका प्रयोग या इसके उदाहरण आपकी बुक में शायद ना भी मिले, तो लेकिन सीखना है हमें। तो री जमा आकृति, लाकृति, और लाकृति का मतलब होता है कृष्ण की आकृति। कृष्ण की कौन सी आकृति, जिसमें कृष्ण ने पैर यूं झुकाए, और ये जो आकृति है वो लाकृति है।
तो अब ये हमारा जो है बेटा, हमारी ये यण संधि यहाँ पर पूरी होती है। अब देखिए, आपने यण संधि तो की, अब इसमें एक बड़ी छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। क्या? आप कहेंगे कि ई को य हुआ, ऊ को व हुआ, इसे हम याद कैसे रखें? पहली बात तो ये जो ई को य हुआ, ये बेटा ये हमने कुछ ज़बरदस्ती नहीं किया है, ये भाषा का स्वाभाविक नियम है। कैसे? जैसे अगर आप यदि अपि, इसे थोड़ा जल्दी बोल के देखिए, ये अपने आप घुल के मुंह से य बन के निकलता है। कैसे? यद्यपि, 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 अपने आप य बन जाता है। यद्वपि नहीं बनेगा, वपि में आपको जोर लगाना पड़ेगा, तो मतलब ई को व नहीं होता है, ई को क्या होता है? य। ऐसे ही खलु अहम, खलु अहम, खलु अहम, खल्वहम, 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 उ व, इनका आपस में नाता है। हमने संधि में भी इसे सीखा, समास आदि में, हर जगह इसका ये जो नियम है ई को य, तो अगर हम सीधी सी बात करें तो हमारा ये नियम निकलता है ई को य, ऊ को व, री को र और री को ल, यही जो है वो सारी यण संधि है। तो इस तरह से हमारी जो यण संधि है, मुझे लगता है आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। और इसका एक छोटा सा यही तरीका है कि जैसे ही जो भी पाठ आप कर रहे हैं, उस पाठ में से जैसे ही आपके पास शब्द आते हैं उन्हें उठाइए और देखिए कि इसमें कौन सी संधि है। जो आप कर चुके हैं उनकी प्रैक्टिस होगी आपकी पाठों के आधार पर। तो अब एक और संधि देखिए, क्योंकि यहाँ पर यण संधि के बाद वैसे तो जो है नंबर आता है अयादि संधि का, लेकिन हम सबसे पहले एक बड़ी छोटी सी संधि है प्रकृति भाव, तो प्रकृति भाव को हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए, प्रकृति मतलब स्वभाव, मतलब जो जैसा है वैसा ही, तो प्रकृति भाव का मतलब है ज्यों का त्यों बने रहना, जो जैसा था वो वैसा का वैसा रह जाना, ये भी हमारी एक संधि है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये अब हम यहाँ देख लेते हैं। द्विवचनांत, द्विवचनांत यानी कि द्विवचन, दो वचन जहाँ आए, उसके अंत में अगर बड़ी ई, ऊ, ए, ई, ऊ, ए ये स्वर हों, अगर द्विवचनांत के अंत में ई, ऊ, ए ये स्वर हों और उनके सामने कोई भी अलग स्वर आ जाए, देखिए कंडीशन यहाँ पर भी यही थी, ठीक है, कंडीशन तो यहाँ पर भी यही थी, भिन्न स्वर आ जाए, लेकिन यहाँ विशेष जोड़ दिया है द्विवचनांत। आप इसे याद रखेंगे द्विवचनांत से। अगर द्विवचनांत के अंत में ई, ऊ, ए आए और उनके बाद कोई भी भिन्न स्वर यानी कि उससे अलग स्वर आ जाए, ई के सामने ई से अलग होना चाहिए, ऊ के सामने ऊ से अलग होना चाहिए और ए के सामने ए से अलग होना चाहिए, ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ये प्रकृति भाव हो जाता है, यानी कि जैसा था वैसे का वैसा रह जाता है, इसमें कोई संधि नहीं होती, ये अपने आप में एक संधि है प्रकृति भाव। तो ये जैसे मुनि जमा इमऊ, मुनि जमा इमऊ बन जाएगा मुनि इमऊ, कोई परिवर्तन नहीं, जैसा था वैसा का वैसा रह गया। ऐसे ही साधु जमा एतऊ, साधु एतऊ, कोई संधि नहीं, प्रकृति भाव। साधु भी साधु, साधु साधवः तो द्विवचन है। मुनि मुनि मुनयः ये भी द्विवचन है। गंगा गंगे गंगाः ये भी द्विवचन है। तो द्विवचन के अंत में ए होने के कारण गंगे अमु एज इट इज रह गया। तो ये था हमारा प्रकृति भाव। प्रकृति भाव में एक और छोटा सा नियम आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्लुत के साथ भी संधि का अभाव हो जाता है। यानी कि प्लुत, पहले तो देखिए हम प्लुत जो हमारे वर्ण उच्चारण है वो हम कर चुके हैं, संस्कृत शाला पर है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लुत क्या है? प्लुत जैसे जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे मैं किसी को दूर से बुला रही हूँ तो मैं कहती हूँ राधा, तो ये जो आ बड़ा हुआ है ये प्लुत है। प्लुत में भी संधि नहीं होगी। कैसे? जैसे अगर मैं कहूँगी कृष्ण आगच्छ, तो यहाँ पर कृष्ण, जब मैं कृष्ण को दूर से बुला रही हूँ, यहाँ पर प्लुत का निशान आपको ये दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूँ कृष्ण आगच्छ, तो यहाँ पर भी संधि का अभाव हो जाता है और ये बनता है कृष्ण आगच्छ, कृष्णागच्छ नहीं होता। लेकिन वैसे कृष्ण आगच्छति ये अलग शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो संबोधन में क्योंकि विसर्गे नहीं होती तो कृष्ण आगच्छ, यहाँ पर भी संधि का अभाव हो जाता है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से ये जो संधि है वो स्पष्ट हो गई होगी। हमने यण संधि की, प्रकृति भाव संधि की, अब हम चलते हैं हमारी अगली संधि की तरफ, यानी कि अयाति। तो चलिए आरंभ करते हैं अयाति संधि।
अभी तक हमने किया यण संधि तक का काम जो है वो हमारा हो गया है। अब हम कर रहे हैं अगली संधि यानी कि अयादी संधि। देखिए अयादी संधि, अयादी यानी कि क्या, ये तो क्लियर है कि अय आदि, तो अय आदि यहाँ पर ये चार हैं, अय, अव, आय और आव, ये चार है अयादी, तो यही है अयादी संधि जहां पर ये बनेंगे। तो अय, अव, आय, आव। तो उसके लिए चलिए हम नियमों को देख लेते हैं कि अय किस स्थिति में बनेगा, अव किस स्थिति में बनेगा, आय किस स्थिति में बनेगा और आव किस स्थिति में बनेगा। यहाँ पर ये जो पहला नियम है हमारा, इसमें है ए के बाद जब ए से अलग कोई स्वर आए, यानी कि ए के बाद असमान स्वर आए, भिन्न स्वर आए, ए से अलग कोई स्वर आए, एक ही मतलब है तीनों का, तो ए को हो जाता है अय। ए को क्या हो जाता है? अय। ए को अय हो जाता है, इसका हम एक और उदाहरण भी देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले बेटा आप लोग जो है वर्णोच्चारण कर चुके हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो ए मिलकर बनता है अ, आ और ई से, इसी से मिलकर बनता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ई को क्या होता है, अभी अभी हमने यण संधि में किया, और ई को क्या होता है? य। तो ये सिर्फ वही, ये इसको जब हम बदलेंगे तो ये बन जाता है अय। इससे भी आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखा हुआ है। यहाँ पहला लिखा है ने जमा अनम। ने जमा अनम, यहाँ पर अ है, यहाँ अंत में न के बाद भी है ए, तो ए जमा अ। तो यहाँ पर ए के बाद भिन्न स्वर आ गया, ए के बाद अ आ गया, तो ए को हटा दिया और ए की जगह हो जाएगा अय। और यह आधा है, लेकिन इसमें ये वाला अ मिलके ये पूरा हो जाएगा। तो हमारे पास बना है अय, और ये न में से क्योंकि ए चला गया था तो न भी हमारे पास आधा है, तो इसलिए न आधा था, उसमें ये अ मिला, न पूरा हुआ, य नम, नयनम। ये हमारा बन जाएगा नयनम, क्योंकि अनम हमारे पास पहले से था। बस ए को अय हो गया है और कुछ भी नहीं। चलिए अगला जो नियम है उसे भी हम देख लेते हैं। अगला नियम कहता है ऐ स्वर है, और ऐ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो ऐ के स्थान पर हो जाता है आय। देखिए ऐ बड़ा है तो इसलिए वही ऐ भी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें भी ई जो है वो मिला हुआ रहता है, क्योंकि ऐ जो है वो ए से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर ये बड़ा होने के नाते यहाँ पर आ गया है। ऐ को क्या होता है? आय। ऐ को होता है आय। तो अब यहाँ पर देखिए, देख लेते हैं हम। यहाँ पर है ऐ के बाद आया अ, तो ये बनेगा क्या? देखिए न आधा रह गया था, यहाँ पर हमारा न आधा रह गया था, उसमें ए को हो गया, हमने क्या किया, मैं इसी तरीके से लिख देती हूँ। ए को किया, ऐ को किया हमने आय, और पीछे क्या है? अकह। तो बस हमें सिर्फ इसे जोड़ना है। क्या बनेगा? ना आ मिल गया इसमें, य अ मिल गया इसमें, और कह, नायकः। ये बन जाएगा आपका नायकः। चलिए अगले नियम की तरफ चलें तो यहाँ पर है ओ, और ओ को होता है अव, और ओ भी आप जानते हैं किससे मिलकर बना है? ओ मिलकर बना है अ और ऊ से। ओ, अ, ऊ, ओ। तो ओ जो है, तो ऊ को आप जानते हैं कि क्या होता है? व। तो इसलिए ओ को हो जाएगा अव, ओ को होता है अव, और औ को होता है आव। ये बड़ा आसान सा नियम है बेटा। ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव, औ को आव, भिन्न स्वर रहने पर, यानी कि इनसे अलग जब भी स्वर आता है तो यहाँ पर ये स्थिति अयादी हो जाते हैं। उदाहरण करके देखते हैं। भो जमा अनम, यहाँ पर है ओ, तो देखिए अब मैं सीधे अलग अलग करके लिख रही हूँ। भ आधा रह गया, ओ को हमने क्या किया? ओ को कर दिया हमने अव, ओ को हो जाएगा अव। उसके बाद है अनम। अब इसे सिर्फ जोड़कर लिखना है आपको। भ, अ पूरा हो गया, इसमें मिल गया भ, व भी पूरा हो गया, व नम, भवनम। ये बन जाएगा आपका भवनम। ऐसे ही अब पौअकः, इसको भी मैं इसी तरीके से अलग कर देती हूँ। प, औ, औ के स्थान पर आपने क्या किया है? औ के स्थान पर आपने किया आव, तो प आव जमा अकह।
तो क्या बनेगा बताइए? प आ पा, व अ व, और कह पावकः। ये हमारा जो है पहला नियम, जिसे हम कहेंगे अयादि, ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। यहाँ जो मुख्य ध्यान देने की बात है बेटा, ए को होता है अय, आई को आय, ओ को अव, औ को आव। ये नियम हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, पूरा होता है। अब अगर हम अगले नियम की बात करें तो अगला नियम है पूर्व रूप। देखिए नाम से ही पता लग रहा है पूर्व रूप, यानी कि पूर्व वाले में एक रूपता कर लेना, पूर्व वाले में मिल जाना। पूर्व वाला मतलब पहले वाला, संस्कृत में पूर्व का मतलब पहला। तो इसका जो नियम है वो ये है कि देखिए यहाँ तो सिर्फ ये था कि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, लेकिन यहाँ पे स्पेशल नियम है कि अगर ए के बाद अ हो, ओ के बाद अ हो, ए या ओ के बाद अगर अ आए तो क्या होता है, ये अ जो है वो पूर्व में यानी कि ए में ढल जाता है, ए में जाकर चिपक जाता है, और ऐसा चिपकता है कि उसकी साउंड नहीं आती, वो सिर्फ इस अवग्रह चिन्ह के रूप में बच जाता है, सिर्फ एक अवग्रह चिन्ह। इसे हम बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, जिसे आप एस का निशान या अपनी भाषा में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये होता है अवग्रह का चिन्ह। तो अवग्रह चिन्ह के रूप में ये जो है वो बच जाता है। तो क्या है इसका नियम? ए ओ के बाद अगर अ आए तो अ का पूर्व रूप हो जाता है, वो पहले वाले में मिल जाता है, और उसका केवल अवग्रह चिन्ह शेष बचता है। उदाहरण के साथ देख लेते हैं। अच्छा, हमने पहले इसके 2 उदाहरण हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं, इसे देख लीजिए एक बार। इसके उदाहरण इसी के हैं ये। नौ, औ को हो क्या होता है? औ को होता है आव, आव, इकह मिला देंगे बन जाएगा नाविकः। ऐसे ही भऊ, तो औ को होता है आव और ये बन जाएगा ऊ है, तो ऊ मिला देंगे भावुकः। अब इसे देख लेते हैं, अन्य जमा अपि। यहाँ है अन्य जमा अपि, अंत में क्या है? अंत में है ए के बाद क्या आया है? ए के बाद आया है अ। ए के बाद अ आया है तो हमने ए को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ये अ जो है इसमें आकर मिल गया और ये एक निशान छोड़ गया इस रूप में। इसी तरीके से विष्णु जमा अत्र, यहाँ पर विष्णु ओ आ गया है अंत में, और इधर है अव, अव, तो अव के अ का ये निशान छूट गया, यानी कि अवग्रह चिन्ह बच गया और ये बन गया विष्णु अव। ठीक इसी तरह से हरे जमा अत्र, हरे में ए आ गया, अत्र है सामने, ए के बाद अ आया है तो अ इसमें आकर मिल जाएगा और अवग्रह के रूप में एक निशान छोड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हरेत्र, विष्णोव, अन्येपि, कोपि। ये सब इसी के उदाहरण हैं। तो ये हमारा हुआ अयादि का नियम और ये हुआ हमारा पूर्व रूप का नियम। मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपका अब भी कोई प्रश्न शेष है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और यदि आप किसी विषय पर अन्य व्याकरण के विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप उसे भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। अब बात आती है आपके गृह कार्य की, तो गृह कार्य तो हमने ये यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप करना है। अब एक और जो मुख्य काम वो है आपको, देखिए हम ये सारे नियम जो हैं वो कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद जब सारे नियम संधि के, स्वर संधि के इकट्ठा होते हैं तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो हम कंफ्यूज ना हो उसके लिए हम एक बार इन सभी नियमों को फटाफट से देखते हैं। कैसे? संधि को अलग अलग रूपों में देखा, अब पूरी स्वर संधि को हम एक साथ देख लेते हैं, ये किस रूप में हमारे पास आती है। देखिए इसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, जिन्हें जोड़ना होता है, जिनके अक्षरों को जोड़ना होता है। तो देखिए यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद क्या स्थिति रहती है, अगर इस तरफ अ आ है और अ आ के बाद अ आ ही आ जाए तो ये हो जाता है आ, स्पष्ट है, जो कि दीर्घ संधि का नियम है। लेकिन अगर अ आ के बाद अ आ नहीं आया, ई आ गया तो अ ई ए बन जाते हैं, ये बन जाते हैं ए। लेकिन अगर अ आ के बाद ए ही आ गया तो हमारे पास इसमें सबसे बड़ा अवेलेबल है ये, तो यहाँ बन जाएगा आई।
ध्यान देने योग्य बात कि आ के बाद आ आया तो आ के बाद ई आया तो इसके इस वाली श्रेणी में हमारे पास बड़ा अवेलेबल है ए। ऐसा नहीं है कि अगर आ के बाद बड़ी ई आ गया तो आप बड़े ए बना देंगे, नहीं। आ के बाद ई आया तो आप बनाएंगे ए, क्योंकि ई से बड़ा हमारे पास अवेलेबल है ए। लेकिन अगर आ के बाद ए आई आ गया तो इस श्रेणी में हमारे पास इससे बड़ा कुछ नहीं है, तो अंतिम परिणति है ये आई। इसी तरीके से एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। आ के बाद अगर ऊ आ जाए तो आ उ ओ, क्या बन जाएगा? ओ। और आ के बाद लेकिन अगर ओ ही आ जाए तो, या ओ या औ, इन दोनों में से आ जाए तो सबसे बड़ा हमारे पास इस श्रेणी में है औ, तो ये बन जाएगा आ के बाद ओ औ आया तो बन गया औ। आ के बाद ओ औ आया तो बन गया औ। अब आ के बाद और क्या आ सकता है? आ के बाद री, ये री या री, ये भी तीनों स्थितियां हो सकती हैं। अगर आ के बाद री आए तो बनता है अर, और अगर आ के बाद री आए तो बनता है अल, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, इसे हमने किया था गुण संधि में। अब थोड़ा और आगे आ सकते हैं। देखिए, अगर पहले हमारे पास अ है, उनकी तो हमने 6 की 6 स्थितियां देख ली। अ की हमने 6 की 6 स्थितियां देख ली कि आ के बाद अगर कोई स्वर आए तो क्या स्थिति बनती है। अब एक बार ई को देख लेते हैं, वही सीधा सा नियम। ई के बाद ई आया तो स्थिति बनी बड़ी ई, यानी कि ई, तो ये तो बना ई। लेकिन अगर ई के बाद इसके अलावा कोई भी और स्वर आ गया तो ई को होता है य। ई को क्या होता है? य। यानी कि सीधी सीधी भाषा में देखें तो ई की मुख्यतया है 2 स्थितियां, लेकिन द्विवचन की स्थिति में बड़ी ई आने पर, सामने भिन्न स्वर होने पर इसे हो जाता है प्रकृति भाव। तो ये हैं ई के हैं 3 नियम। हमने अ के देखे 6 नियम, लेकिन ई के जो है वो है 3 नियम। बड़ी ई आए, भिन्न स्वर हो, तो ये होता है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव यानी कि जैसे का तैसा रह जाना। जैसे साधु एतौ, तो साधु एतौ, कोई फर्क नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। अब देखें अगला, तो ऊ के बाद ऊ आए, एक जैसे स्वर आमने सामने, तो क्या होगा? बड़ा। लेकिन अगर ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर, कोई अलग स्वर आ जाए तो ऊ को क्या होगा? व। और बिल्कुल देखिए ई ऊ बिल्कुल एक तरह से चल रहे हैं। आप देखिए, मैंने इसीलिए 2 अलग अलग कॉलम बना दिए हैं, आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। अब ऊ के बाद भिन्न स्वर आया तो व, और ऊ अगर ऊ द्विवचनांत है, द्विवचनांत, जैसे साधु, हरि, ये ई का, और साधु ऊ, तो वहां पर हो जाता है प्रकृति भाव, यानी कि जैसे का तैसा, कोई बदलाव नहीं आएगा। री के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए तो र बनता है, और री के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ल बनता है। देखिए, अभी तक हम अ आ ई उ री यहाँ तक पहुँच गए हैं, जो पहले आने वाले, यानी कि पूर्व पद में अगर आए तो। लेकिन अगर प्लस से पहले आ जाए ए के बाद कोई भी स्वर हो तो बनता है अय। ए के बाद कोई भी स्वर हो तो बनता है अय, और आई के बाद कोई भी स्वर हो तो बनता है आय। आप देख रहे हैं, अ के तो बहुत सारे थे, आ के, ई और ऊ के थोड़े से कम हुए, अब इनके तो बहुत ही कम हैं। तो ए और आई, ए को आय, आई को आय, और ओ को हो जाता है अव। इनका स्पष्टता हम इनकी पिछले नियमों में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। केवल मेरा मकसद है पूरी संधि को आपके आंखों के आगे, आपके दिमाग में एक चित्र के रूप में लेकर आना, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो चिन्हों के रूप में चीज़ों को याद रखता है, तो आप इसे आराम से याद रख सकते हैं। ओ के बाद कोई भी और स्वर आएगा तो बनेगा अव, और औ के बाद कोई भी और स्वर आएगा तो बनेगा आव, क्योंकि ऊ इसमें मिला हुआ है और ऊ से बनता है व। तो अब देखिए, एकमात्र हमारा लास्ट नियम बचा है। अगर ए और ओ, यानी कि जो छोटी ए जिसे आप बोलते हैं, छोटा ओ जिसे आप बोलते हैं, वास्तव में ए ओ, इनके बाद अगर अ आए तो एक और विशेष स्थिति बनती है हमारे पास, वो है ये अवग्रह चिन्ह के रूप में बच जाता है निशान, और ए एज इट इज रह जाता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पूर्व रूप। तो ये हमारी पूर्व रूप संधि थी। एक और जो है वो रह गया है। देखिए बेटा, आपने यहाँ पर, आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर आए, ए के बाद कोई भी स्वर आए तो आपने तो कहा था आय बनेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ए है और उसके बाद अ आ जाए तो
ये बनेगा। यहाँ पर एक लॉजिक है। यहाँ देखिए हमने बनाया था नयनम, ने के बाद अ आया, लेकिन ने का अपना स्वतंत्र, यानी कि ये कोई पद नहीं है। पद संस्कृत में अगर मैं पद कहूँ तो शब्द रूप और धातु रूप, आप सीधी सी भाषा में माने तो शब्द रूप और धातु रूप। तो ये कोई शब्द रूप या धातु रूप नहीं है, या ये कहें कि इसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, मुख्य अर्थ इसका नहीं है। लेकिन यहाँ हरे का है। अगर शब्द के बाद अ आए, शब्द में ए है और फिर अ आए, तो वो अवग्रह चिन्ह छोड़ेगा, पूर्व रूप हो जाएगा। लेकिन अगर निरर्थक, जिसका निरर्थक भी नहीं कहेंगे, जिसका विशेष कोई अर्थ नहीं है, जो पूरा शब्द नहीं है, बीच में अगर संधि हो रही है तो बीच में जो है वो अय होगा। अय आए अव आव, वो बीच में होंगे और ये जो है वो पद में, शब्द में, सार्थक शब्द में होंगे। जैसे हरे अव, विष्णु अव, विष्णोव, विष्णु अत्र, विष्णोत्र, कह अपि, कोपि, को अपि होता है ना, तो कोपि, इस तरीके से। तो मुझे लगता है आपको ये संधि जो है वो स्पष्ट हो गई होगी। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि देखिए बेटा, संधि जो है वो सिर्फ सार्थक शब्दों में ही नहीं होती, समास सार्थक शब्दों में ही होता है, लेकिन संधि शब्द के बीच में भी होती है। जैसे अभिजमा आगतः अभ्यागतः, या प्रजमा अवोचत प्रावोचत, बहुत सारी इस तरह से संधियां होती हैं। जैसे यहाँ पर हुई ने जमा अयनम, ने जमा अनम नयनम, भो जमा अनम भवनम। तो और यहाँ है हरे जमा अव हरेवा। तो मुझे लगता है आपको ये संधि स्पष्ट हो गई होगी। यदि आपका कहीं कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर पूछ लीजिए। और गृह कार्य जो हमने पहले लिखा था वो हमें यहाँ बोर्ड की ज़रूरत थी तो मिटा दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिए। मिलते हैं अगली बार फिर से विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के साथ। तब तक देखते रहिए संस्कृत शाला। बहुत बहुत धन्यवाद।